हेलो बच्चों, अब आते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की सेकंड क्लास में। इसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है जिसमें हमने चार्ज के बारे में डिटेल में जाना था। चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या उसका कैरेक्टर होता है और उसको कैसे हम इंड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे, जब हमने पढ़ा था कि चार्ज फोर्स लगाता है दूसरे चार्ज पे, या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है, रिपल्शन लगाता है, वो सबसे पहले कैलकुलेट किया था कूलाम्स ने। तो कुलाम साहब ने क्या किया, अलग अलग चार्जेस के कॉम्बिनेशन लिए, प्लस माइनस कैसे भी चार्ज ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए नेगेटिव चार्ज लिया है, पर जरूरी नहीं कि उन्होंने नेगेटिव चार्ज लिया हो। अगर मान ले चलो उसको मैं पॉजिटिव ही बना देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इन दोनों चार्जेस के बीच में, वो कितना है वो उन्होंने कैलकुलेट किया। यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 है, बीच की डिस्टेंस R है, और ये रखे हुए हैं वैक्यूम के अंदर, कोई यहाँ पे एयर भी नहीं है। उन्होंने अलग अलग जब कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ किए, तो जो उनको कंक्लूजन निकला, तो उसके बेस पे उन्होंने लो बनाया। वो लो क्या कहता है, जो लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्ज के मल्टीपल के, ठीक है, और इनवर्स रिलेशन रखता है बीच की डिस्टेंस की। ठीक, अब इस साइन को हमको हटाना पड़ेगा, तो इसको हटा के एक सिंबल यूज किया स्मॉल के, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। अब के की वैल्यू क्या है, के जो है इसको कहा गया कांस्टेंट, तो इसको कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, इसकी जो वैल्यू निकल के आई है, जो इसकी वैल्यू मानी है 10⁹9। अच्छा, यूनिट कैसे आएगी, न्यूटन, ये जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। अच्छा, जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पे एक और सिंबल आ गया नया, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है, ये होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, अब अगर हम वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकालेंगे, पाई की वैल्यू हमको पता होती है, तो ये वाली वैल्यू डायरेक्ट आप याद कर लेना, 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, बस ये यूनिट बदल जाएगी, तो यहाँ पे लिखना है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गई हमारी फ्री स्पेस की, वैक्यूम की। अगर मीडियम यहाँ पे बदल दोगे तो लगने वाला फोर्स भी अलग हो जाएगा। अगर इसी कॉम्बिनेशन को पानी में रखोगे या एयर में रखोगे या ग्लास में रखोगे, तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, मीडियम पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करूं, तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस प्लेस एट ए डिस्टेंस in vacuum is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको बिटवीन कहते हैं देम। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख के देख लेते हैं। ठीक है, कि क्योंकि फोर्स है तो उसकी डायरेक्शन होनी ही चाहिए, तो डायरेक्शन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है और ये आना चाहिए। वेक्टर फॉर्म में लिख के देख लेते हैं। देखो बच्चों, वेक्टर में कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो चार्जेस हमारे पास है, Q1 Q2, कोऑर्डिनेट हमने बना लिया, ये x हो गया, y हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसकी पोजीशन हो गई R2। अगर हम R1 से R2 की तरफ आते हैं तो इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं, 1 2। इसका मतलब होता है R1 to R2।
ठीक है, और इसको लिखा जाता है R2 माइनस R1, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, जो फाइनल डेस्टिनेशन है माइनस इनिशियल। उसी तरह इसका रिवर्स करेंगे तो वो हो जाएगा 2 1। इसका मतलब होता है R2 टू R1, ठीक है, और इसको लिखेंगे तो हम ये हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर फोर्स लगा पहले तो F21, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन 2, दो पे जो फोर्स लग रहा है एक की वजह से, एक क्या है ये, तो ये कितना फोर्स लगा रहा है, मान लेते दोनों का सेम पोलैरिटी है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो 2 के ऊपर फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। उसी तरह F12 का मतलब हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं F21। अभी हमने सिंबल यूज किया था कि Q1 Q2, चार्जेस के ऊपर कोई भी वेक्टर नहीं लगता क्योंकि चार्जेस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डिवाइड बाय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, हम हमारे जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं 1 से 2 की तरफ, तो ये लिखना पड़ेगा 1 2 इसका स्क्वायर, क्योंकि अभी देखा था। डायरेक्शन क्या है, देखो हम कहां से कहां तक की तरफ आ रहे हैं, R1 2, तो कैप लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह हम इस फोर्स को निकालते हैं F12, सेम फॉर्मूला के Q1 Q2, और ये डिस्टेंस अब की बार हम 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं तो 2 1, और डायरेक्शन है 2 1, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ये तो सेम ही है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, तो इन दोनों में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, तो इसको बदल के देखो, ये तो सेम ही हो गई वैल्यूज, चाहे 1 से 2 जाओ या 2 से 1 एक ही बात है, तो मैं इसकी जगह ये लिख लूंगा, पर इसको लिखने के लिए मुझको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, तो F12 इसकी जगह लिखूंगा मैं K Q1 Q2, इसको तो सेम ही लिखा जा सकता है R12, और ये हो जाएगा माइनस के R12, ये इधर आ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया, F12 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 स्क्वायर 12 को, तो ये जो वैल्यू निकली है ये इसी की तो वैल्यू आ रही है, बस नेगेटिव के साथ। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, F12 इक्वल टू माइनस के F21, तो ये एग्री करता है विद न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, फोर्स जितना इसके ऊपर लग रहा है इसकी वजह से ये भी सेम फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, कभी भी कम या ज़्यादा नहीं लगाएंगे, चाहे चार्ज बड़ा ही क्यों ना हो, एक चार्ज बड़ा हो एक चार्ज छोटा हो, उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा इक्वल और अपोजिट ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चार्ज की यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कूलाम हमारी होती है, और एक कूलाम कितना होता है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। देखो बच्चों, यूनिट ऑफ चार्ज कैसे डिसाइड करते हैं, वैसे एसआई यूनिट इसकी कूलाम होती है, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे, जो एसआई होती है यूनिट वो होती है कूलाम, और कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू कितना आती है, हमारे पास दो चार्जेस है, दोनों का अमाउंट सेम है, दोनों की पोलैरिटी सेम भी ले सकते हो अलग भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स की वैल्यू उतना ही आएगी। 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, कहाँ पे, वैक्यूम के अंदर, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब 1 मीटर पे इन चार्जेस को रखा तो हमने जो फोर्स यहाँ पे महसूस किया, फोर्स यहाँ पे निकल के आ रहा है 9 × 10⁹ न्यूटन, जो हमने कैलकुलेट किया, जो हमने मेजर किया, ठीक है। अब हम अपने फॉर्मूले में रख देते हैं इसको, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, के क्यू आर स्क्वायर। अब क्योंकि सेम है तो स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ पे वैल्यू कितना आई है, 9 × 10⁹ के की वैल्यू मैंने अभी बताई थी 9 × 10⁹ क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई है 1। अच्छा, जब इधर वैल्यू लेके जाएंगे तो ±1, ठीक है, तो इसी को कहते हैं 1 कूलाम। कहने का मतलब होता है जब 1 कूलाम चार्जेस को अगर हम 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखेंगे तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, इतने न्यूटन,
तो 9 बिलियन न्यूटन फोर्स ये यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन हम लिखेंगे, ये कितना चार्ज होता है, व्हेन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्जेस इक्वल या अपोजिट हो सकते हैं, प्लेस एट 1 मीटर डिस्टेंस इन वैक्यूम, दे अप्लाई या एक्सर्ट कह सकते हो 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स टू ईच अदर। ठीक है, या इसकी जगह दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, इसकी जगह और में अगर डेफिनेशन लिखनी है तो 1 कूलम चार्ज is that much charge which when placed in vacuum at a distance of 1 meter from an equal and similar charges would repel, क्योंकि सिमिलर चार्जेस है तो रिपेल करेंगे with a force of 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, बात एक ही है, अगर 1 कूलम चार्जेस कितना होता है, अगर दो सेम चार्जेस को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखोगे, अगर उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स 9 बिलियन है, 9 × 10⁹ है, तो समझ जाना यहाँ पे जो चार्जेस रखा हुआ है वो 1 कूलम चार्जेस है। ठीक है, तो ये है चार्ज की यूनिट, और चार्ज की यूनिट कूलम ही आपको यूज करनी है। माइक्रो कूलम में वैसे पूरा चैप्टर माइक्रो कूलम में ही पढ़ना है, कूलम का तो नहीं आएगा, इतना बड़ा चार्ज कोई होता नहीं है। 1 कूलम चार्ज कितना होता है वो दूसरी चीज में मैं अभी बताता हूँ। देखो, मान लेते हैं एक बॉडी है और इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। ठीक, अब 1 कूलम चार्जेस कितना होता है, 1 कूलम चार्जेस लूज करने के मतलब 1 कूलम चार्जेस इसके ऊपर आ जाए, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाए, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे अपनी सरफेस से। तो देखो, हमारा जो फॉर्मूला होता है Q = Ne, हमें चाहिए 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम लिख देंगे, N हमको नहीं पता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.67 या 1.6 ही ले लेते हैं, 10⁻⁻19 कूलम। तो N की वैल्यू आ जाएगी 1 कूलम डिवाइड बाय 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसको सोल्व करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे, इतनी बड़ी क्वांटिटी 19 चला जाएगा ऊपर, तो सोल्व करके आएगा 0.625 10⁻19, या इसको लिख सकते हो 625 10⁻3 पावर कम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 16। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन, काफी बड़ा नंबर है, इसके पीछे 16 जीरो आपको लगानी पड़ेगी, इतने इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी लूज करती है तब जाके कहीं 1 कूलम चार्ज उसके ऊपर आता है। तो हमें बात यहाँ पे करनी पड़ेगी माइक्रो कूलम, नैनो कूलम या उससे भी छोटे में। ठीक है, 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो हम माइक्रो कूलम के बात करेंगे। तो 1 माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम, या 1 नैनो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, इसी तरह आगे करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं, जिसको कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं। इसका दूसरा नाम होता है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, वो भी कह सकते हैं। वैसे फेमस है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये नाम है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज का सिस्टम है, 2 चार्ज है, r डिस्टेंस पे है, वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो बीच में फोर्स लगेगा उनका। मान लेते हैं ये लगा है F0, 0 का मतलब मैंने वैक्यूम में रखे हुए हैं। अगर यही चार्जेस उठा के हम किसी मीडियम में रख दें, पानी हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें हम रखेंगे तो लगने वाला फोर्स को लिखेंगे Fm। हमें नहीं पता कितना है, अब हमें क्या करना है, इनका रेशो ही निकालना है कि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो और इस कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है वो, उनका रेशो क्या है। उनका रेशो ही हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है कि एक जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। ये मीडियम के बारे में है, ठीक है, कि वो
कितने गुना फोर्स को कम कर देता है। अगर बीच में एयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे निकलेगी वो आराम से यहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है। पर अगर बीच में भी यहाँ पे मटेरियल है, एटम है, क्योंकि हर मीडियम के एटम होते हैं ना, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो कह सकते हो या गुजरने से रोकती है, थोड़ा बहुत रोकती है। वो कितने गुना रोकती है वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसके लिए तो बेसिक जो हमारा फॉर्मूला था वो था हमारा स्मॉल के, ये स्मॉल है, ये कैपिटल के है, कंफ्यूज नहीं होना है, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। पर अभी हमें यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा वैक्यूम के अंदर लगने वाला फोर्स। अब बात करते हैं मीडियम के अंदर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो एफ एम हो जाएगा हमारा 1/4 पाई। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट तो होता था वैक्यूम के लिए, तो उसके लिए यूज करता हूं मैं सिंबल ई, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब एक काम करता हूं, इसको वैक्यूम वाले को मीडियम से डिवाइड कर देता हूं, तो एफ नोट डिवाइड बाय एफ एम। तो ये हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर 1/4 पाई ई Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये चीज़ें तो पूरी कैंसिल आउट, सेम ही है, 4 पाई भी कैंसिल आउट, ई जो है वो चला जाएगा ऊपर। तो रेशो जो हमें मिला है वो आ गया हमारा ई डिवाइड बाय ई नोट। और इसी रेशो को हम कहते हैं, तो इसी रेशो को हम कैपिटल के या ई आर कहते हैं। ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या दूसरा नाम है रिलेटिव, आर का मतलब रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, इफ जो फोर्स लग रहा है वैक्यूम के अंदर, अगर इसमें मान लेते कि 81 न्यूटन और 801 न्यूटन लगा हुआ है, वाटर का जो के होता है वाटर के लिए वो होता है 81, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स निकालने की कोशिश करूं कि अगर वाटर में कितना फोर्स लगेगा, तो F0 डिवाइड बाय FM इक्वल टू आ जाएगा 81, ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू 81 है। तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो FM आ जाएगा 810 डिवाइड बाय 81, मतलब कि 10 न्यूटन। जो वैक्यूम में फोर्स लग रहा था 810, पानी के अंदर कितना लगेगा 10, तो 81 गुना कम हो गया फोर्स, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रही है, इस चार्ज से आ रही है, उसको रोकते हैं, ठीक है, कम कर देते हैं उसके इम्पैक्ट को, ठीक है। तो ये था हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो बेसिकली ये हमको क्या बताता है, ये हमें रेशो बताता है किस किस चीज का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या it is defined as the ratio of force in vacuum with respect to force in given medium। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रेशो को हमको बताता है। चलते हैं आगे। देखो बच्चों, अब ऐसा तो केस हो नहीं सकता कि हर बार 2 ही चार्जेस मिले, 2 से ज़्यादा चार्जेस हो सकते हैं। तो उसी के लिए आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कहने का मतलब एक चार्ज हमारे पास Q नोट है, हमने बस यहाँ पे समझने के लिए लिख लिया है। इसके चारों तरफ कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, कितने भी हो सकते हैं, मैंने 3 अभी ले लिए हैं, ठीक है। एक जनरल हमें तो एक्सप्रेशन बनाना है और कुछ नहीं है। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगता है, Q1 भी लगा रहा है, Q2 भी लगा रहा है, Q3 भी लगा रहा है। ध्यान देने वाली बात क्या है, जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो किसी तीसरे चार्ज की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ये समझ लेना। जो इनके बीच का फोर्स है वो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये इसके फोर्स को कम नहीं करेगा। जितना ये लगाएगा वो तो लगाएगा ही, जितना इसको लगाना है वो भी लगाएगा, जितना इसको लगाना है वो लगाएगा। फाइनल जो इनके इसके ऊपर रिजल्टेंट आएगा वो इन सब का वेक्टर सम होगा, ठीक है। वेक्टर के फॉर्मूले लगा के सोल्व करना पड़ेगा। कभी भी ये नहीं कह सकते कि इन दोनों के बीच में मान लेते पहले 10 न्यूटन लग रहा था और इस चार्ज के रखने से 5 न्यूटन हो गया, ऐसा नहीं होता। इसका 10 न्यूटन है तो 10 ही लगता रहेगा, उसकी डायरेक्शन जो रहेगी वो ही रहेगी। वो ऐसा क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा। तो इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा इसको कहते हैं F0, तो वो सबका वेक्टर सम होगा। 0 पे लग रहा है 1 की वजह से, 0 पे लग रहा है 2 की वजह से, F0 पे लग रहा है 3 की वजह से, और ऐसे करते करते हम चाहे तो n तक भी जा सकते हैं, ठीक है। अब हमें रखना है यहाँ पे फॉर्मूला,
सिंपली अगर मैं बात करूं F01 की, तो यूज करो यहाँ पे K, क्योंकि सब के सब वैक्यूम में रखे हुए हैं। 0 और 1 चार्जेस कौन कौन से, 0 और 1, तो Q0 Q1। बीच की डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, ये R0 है, ये R10 है, तो 1 से हम 0 की तरफ जा रहे हैं, तो R10 ये लिखेंगे वेक्टर को, तो R10, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, 1 to 0, ठीक। उसी तरह F02 को लिखेंगे K Q0 Q2 R20, और डायरेक्शन होगी 2 से 0 की तरफ। उसी तरह 3 का भी लिखेंगे। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, इनमें देखो कुछ चीज़ें कॉमन है कि ये, ठीक है, तो इनको मैं बाहर ही ले लेता हूँ। तो जो नेट फोर्स आएगा, Q0 मैंने बाहर ले लिया और K बाहर ले लिया, अंदर ब्रैकेट में आएगा R10 कैप डिवाइड बाय R10 स्क्वायर, हाँ Q1 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस Q2 R20 कैप R20 स्क्वायर। ऐसा करते करते हम n तक जा सकते हैं, N0 कैप N0 स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करके लिख लेते हैं सिग्मा की फॉर्म में। तो जो टोटल फोर्स निकलेगा वो आएगा के, सिग्मा लगा लेता हूं मैं, यहाँ पे लिखोगे Q0, ये तो फिक्स है, QI की वैल्यू जा रही है 1 से n तक, तो n तक डिवाइड बाय RI0 स्क्वायर I0 कैप, ठीक है। 1 रखोगे ये वाली टर्म मिलेगी, 2 रखोगे ये वाली टर्म मिलेगी, 3 रखोगे ये वाली, और सब ऐड है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिग्मा यूज किया। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक चार्ज पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो हमको इनका वेक्टर सम करना है, क्योंकि सबकी डायरेक्शन यहाँ अलग अलग है, तो हम डायरेक्ट इसको एल्जेब्रिक यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, वेक्टरली ऐड करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। आगे क्वेश्चन हम इस पे करेंगे, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा इसके बेस पे हम 5 से 6 क्वेश्चन बढ़िया जो पेपर में आते हैं वो कर लेंगे। अब आते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हर बार आपको पॉइंट चार्ज तो नहीं मिलेंगे, सरफेस मिलेगी, सरफेस के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। अब देखो बच्चों, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे अगर हमें दिया हुआ है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस का मतलब होता है चार्ज काफ़ी छोटा होता है, एक छोटी सी सरफेस पे भी करोड़ों आपको इलेक्ट्रॉन गायब मिल जाएंगे, ठीक है। तो छोटी सी सरफेस से भी अगर एक स्मॉल चार्ज भी किसी सरफेस को दोगे तो पूरी बॉडी पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। काफ़ी छोटा, माइक्रोस्कोप से भी हम उसको नहीं देख पाएंगे, इसीलिए हम चार्ज को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलते हैं। उसके लिए हमको डेंसिटी निकालनी होती है, चार्ज कितना डेंसली किसी लेंथ के ऊपर, किसी एरिया के ऊपर या किसी वॉल्यूम के ऊपर कितना डेंसली पैक है या कितना डेंसली एग्जिस्ट करता है। उसके लिए हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी होती है लेंथ के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी होती है, उसको सिग्मा कहते हैं सरफेस के लिए, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी पड़ती है किसी वॉल्यूम के लिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, मान लेते हैं कि ये जो चार्ज हमारे पास है इसके ऊपर डेल्टा क्यू चार्ज है, ये जो टोटल चार्ज है वो डेल्टा क्यू है, स्मॉल लेंथ हो गई डेल्टा एल। उसी तरह इसके ऊपर जो चार्ज है वो डेल्टा क्यू, और इसके ऊपर भी डेल्टा क्यू ही हमने माना। तो अगर हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा टोटल चार्ज, टोटल नहीं, ये जो चार्ज है और स्मॉल लेंथ, बस। अच्छा मैंने, कोई बात नहीं, एल मान लेना, सेम ही एल ही है, ये लेंथ ही है। उसी तरह इसकी वैल्यू चार्ज डिवाइड बाय कितना सरफेस एरिया पे कितना चार्ज लाई करता है, उसी तरह इसको लिखेंगे तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वी। ये फॉर्मूला पूरे सिलेबस में, पूरे चैप्टर में कहीं नहीं मिलेगा, इन दोनों से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया इसका एक पार्ट खत्म कि चार्जेस फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स लगाते हैं वो कैलकुलेट कर लिया है। अब बात आती है फोर्स लगाते क्यों है। दोनों के बीच में तो कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ तो इनके बीच में होना चाहिए जो एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं। नॉर्मली अगर हम किसी पे फोर्स लगाए तो हमको टच करना पड़ता है, अगर मुझको इस पेन को भी उठाना है तो टच करना पड़ेगा। तो अगर मैं मान लेते हैं ये दो चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में अगर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर भी फोर्स कैसे लगा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, फिर तो इनके बीच में कोई ना कोई फील्ड जरूर है। जैसे लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है, उसी तरह इन दोनों के बीच में से कुछ तो निकल रहा है जो इनको फोर्स लगा रहा है। तो वो ना दिखाई देने वाले हाथ को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है
उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ होती है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैसे उसकी पावर या एनर्जी कम होती रहती है, वो सब पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन मैं इसी के साथ कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।